आज हम लोग देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पीछे ओलिगोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड तो आप हो गया। पॉलीसेकेराइड्स या ग्लाइकन्स क्या है? वैसे आपके सेकेराइड्स जिसमें 10 से अधिक जो है ना यूनिट्स हो मोनोसेकेराइड्स का, उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अर्थात पॉलीसेकेराइड जो होता है वो पॉलीमर होता है मोनोसेकेराइड्स का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी अधिक होता है, हाई होता है। ये स्टोरेज फॉर्म में के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और जो भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जो जिनमें भी स्टोरेज करना होता है वो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में ही कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज अपने बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर करते हैं। क्यों? इसका कम से कम 3 रीजन तो आराम से बता सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि इसे स्टोर करना आसान है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है। दूसरा, ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करता है। तीसरा होता है कि अगर केमिकल रूप से भी बोले तो ये इनर्ट होता है। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव का मतलब है यहाँ पर कि वाटर वगैरह के साथ ये डिजॉल्व नहीं होता, और केमिकली नॉन रिएक्टिव का मतलब कि ये रिएक्शन किसी और केमिकल्स के साथ जल्दी शो नहीं करता, और इसको इकट्ठा किया जा सकता है एक कम समय में, कम जगह पर अधिक मात्रा में। प्लस इसका जो लेफ्ट इंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, जबकि राइट इंड जो होता है पॉलीसेकेराइड्स का वो रिड्यूसिंग होता है। ये इसका जो है सो आपका एक डिमेरिट है कि इसमें रिड्यूसिंग जो है इंड पाया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा पॉलीसेकेराइड्स रिड्यूसिंग नहीं होता। इसमें केवल और केवल राइट इंड जो ही इसके होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं दूसरे को, अर्थात रिड्यूसिंग होते हैं। अब ये कई प्रकार का होता है, इसके आधार पर इसका नामकरण या प्रकार करते हैं कि कौन सा मोनोसेकेराइड्स इसमें इकट्ठा हो रहा है या कौन सा मोनोसेकेराइड्स के लिए ये है। जैसे अगर ये ग्लूकोज का है पॉलीसेकेराइड तो इसको ग्लूकोसान या ग्लूकन्स कहते हैं। ग्लूकोसान या ग्लूकन्स, इसके लिए ग्लूकोज के पॉलीमर के लिए या पॉलीसैकेराइड्स के लिए। अर्थात तो वैसी रचना जिसमें 10 या 10 से अधिक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा? वो ग्लूकोसान और ग्लूकन्स कहलाएगा, अगर आपस में सब के सब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हो। लेकिन अगर मैनोज का पॉलीसेकेराइड्स हो या पॉलीमर हो तो उसे मैनन कहते। फ्रुक्टोज के पॉलीमर को फ्रुक्टन्स कहते। पेंटोज के पॉलीमर को पेंटन्स कहते या पेंटोसन्स कहते, जबकि हेक्सोज के पॉलीमर को हेक्सोसान कहते, और अरेबिनोज के पॉलीमर को अरेबन्स कहते। जाइलोज के पॉलीमर को जाइलेंस कहते और गलैक्टोज के पॉलीमर को गलैक्टन्स कहते। इस प्रकार से इसको दिमाग में रखिएगा और आराम से ध्यान रखिएगा कि कौन सा करीब करीब उसी से मिलता जुलता नाम है, केवल अन लगाना है या सान लगाना है। पेंटोज का पेंटोसान या पेंटन, गलैक्टोज का गलैक्टन या गलैक्टोसान। केमिकल फार्मूला का अगर बात करें तो केमिकल फार्मूला इसमें, चूंकि जब दो आपका मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलता है। तो आप जानते थे कि मोनोसेकेराइड्स का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। तो जब पॉलीसेकेराइड्स बनेगा तो उसमें से एक H2O बाहर आ जाएगा। तो एक एक मॉलिक्यूल H2O बाहर आएगा तो 2 हाइड्रोजन होगा उसमें और 1 ऑक्सीजन होगा। अतः इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H10O5। अब ये कितने प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स होता है? पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो आपके
दो प्रकार के होते हैं उनके कंपोजिशन के आधार पर, लेकिन अगर फंक्शन के आधार पर बांटना चाहें, जैसे वो कहीं पे स्ट्रक्चर बना रहा है या स्ट्रक्चरल है या स्टोरेज के रूप में यूज हो रहा है, वो आपका फ्यूचर के कंपोनेंट फ्यूचर प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहा हो तो स्टोरेज कहलाता है, या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के रूप में होता है। ये जो आपका कंपोजिशन के आधार पर उसको बांटते वो दो होता है, होमोपॉलीसेकेराइड्स या होमोग्लाइकन्स, और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स या हेट्रोग्लाइकन्स। ये जो आपका होमो या हेट्रो, इन दोनों में आपका स्ट्रक्चरल या स्टोरेज या म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के रूप में हो सकते हैं। अभी हम बात होमोपॉलीसेकेराइड्स का बात करते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो आपके एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के मोनोमर के बने होते हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो आपका एक ही प्रकार के मोनोमर के हो सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स के होते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड्स से बनते हैं। अर्थात नॉर्मल मोनोसेकेराइड्स वहां पर सिंगल आपका पॉलीमर नहीं निर्माण करता, बल्कि डिराइव्ड फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो आपका अलग अलग प्रकार के पॉलीमर वहां अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड्स वहां पर मौजूद हो सकते यूनिट के रूप में। इसमें आपका मुख्यतः होमोपॉलीसेकेराइड्स में मुख्यतः 4 आपके पॉलीमर हैं या पॉलीसेकेराइड्स है जो आपके सिलेबस के अनुसार जानना है। पहला है स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है इनुलिन और चौथा है सेलुलोज। देखो इसमें आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन ये तीनों के तीनों स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है, जबकि सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स है। तो आप देख सकते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड्स में ही स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स या आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स भी है। स्टार्च किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर बनाने में के लिए जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज फॉर्म होता है पॉलीसेकेराइड्स का, जबकि सेलुलोज जो है वो स्टोरेज फॉर्म नहीं हुए बल्कि सेल के स्ट्रक्चर बनाने में शामिल होता है, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स होता है। अब यहाँ पर स्टार्च का अगर बात करें तो स्टार्च में करीब 200 से लेकर 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। 200 to 2 लाख ग्लूकोज यूनिट होते हैं, अर्थात काफी बड़ा ये पॉलीमर होता है। ये स्टोरेज फॉर्म है आपका सैकेराइड्स का प्लांट्स में, और सामान्यतः माना यह जाता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो जो ग्लूकोज बनाता है उसको पहले यूज कर लेता है, लेकिन अगर आवश्यकता से ज्यादा हो तो उसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है उसके स्टोरेज स्थान पर पहुंचाकर। अगर आपको पीछे याद होगा तो आपको बताए थे कि वो जो आपका प्लांट होता है वो क्या करता है, डाइसेकेराइड्स के रूप में, जैसे सुक्रोज जिसे बोलते, उस फॉर्म में अपने भोजन को अर्थात ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में। तो ट्रांसपोर्टेशन करता है सुक्रोज के रूप में, डाइसेकेराइड्स के रूप में, बनाता है क्या, ग्लूकोज। और जब आपका फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया और उसका यूज नहीं है तो उसको उस आपका ग्लूकोज को मतलब सुक्रोज के फॉर्म में जो था उसे आपका पॉलीमर के रूप में इकट्ठा कर देता है, एक के ऊपर एक के साथ एक को जोड़ देता है और स्टार्च बना देता है। तो ध्यान रखना है कि प्लांट जो है स्टोरेज फॉर्म जो है प्लांट का, अर्थात फोटोसिंथेसिस का जो इंड प्रोडक्ट है वो आराम से हम स्टार्च रख सकते हैं। स्टार्च ग्रेन्स जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस के अंत में बन जाता है। अब यहाँ पर जो भी ग्लूकोज यूनिट होता है वो आपका समांतर डी ग्लूकोज के रूप में होता है। डेक्स्ट्रो और लिबो ग्लूकोज हम लोगों ने देखा। अभी आज के भी स्लाइड में पीछे कुछ
था आपका डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और लीवो ग्लूकोज। हाँ, डेक्स्ट्रो में आपका क्या होता है, राइट हैंड के तरफ जो है ना वो लाइट को डेविएट कराता है, जबकि लीवो में लेफ्ट हैंड के तरफ लाइट को डेविएट कराता है। इसमें जो लास्ट चिरल आपका कार्बन होता है, मुख्यतः उस पर देखा जाता है, अगर केमिकल फॉर्मूला के रूप में या संकेत के रूप में देखना चाहे कि डेक्स्ट्रो कौन है, तो हमेशा लाइट डाल के हम नहीं देख सकते। तो उसका जो है ना पहचान के लिए ये दिमाग में रखना है आपको कि जो लास्ट चिरल कार्बन होता है उसमें आपका अगर राइट साइड में OH ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो। तो यहाँ पर ये आपका डी ग्लूकोज के रूप में होता है और डी ग्लूकोज अल्फा के रूप में होता है। अल्फा और बीटा भी हम लोगों ने पीछे देखा था। अल्फा जो है ना उसको बोलते हैं, उस मोनोसैकेराइड्स को अल्फा बोलेंगे जिसमें OH ग्रुप जो होता है वो आपका नीचे के तरफ होता है, अर्थात CH2OH के विपरीत डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है वो आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 2-3 बात दिमाग में रखना है। पहला कि जो भी आपका ग्लूकोज यूनिट होता है वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज के रूप में होता है, जबकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है वो आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट बात अगर करें तो ये स्टार्च जो है ना वो दो रूप में होता है, एक एमाइलोज है और दूसरा एमाइलोपेक्टिन है। इन दो फॉर्म में वो आपका स्टार्च पाया जाता है। एमाइलोज का अगर बात करें तो इसमें 200 to 2000 ग्लूकोज यूनिट्स होता है जो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम लोग ऊपर में देखें, अर्थात ये छोटा होता है कंपैरेटिवली। जबकि एमाइलोपेक्टिन का अगर बात करें तो ये आपका 2000 to 2 लाख ग्लूकोज यूनिट का बना होता है, अर्थात ये कंपैरेटिवली बड़ा होता है एमाइलोज के तुलना में। तो ये दोनों है क्या, अगर आपके दिमाग में आने लगे तो आप इसको जो है ना दिमाग में ज्यादा जोर डालने का जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका ग्लूकोज में ग्लूकोज का फॉर्म है जो स्टार्च के रूप में होता है, अर्थात स्टार्च दो रूप में पाया जाता है, दो फॉर्म में पाया जाता है स्टोरेज के रूप में। अगला है कि एक छोटा है जिसमें 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट होता है, जबकि एक 2000 से 2 लाख ग्लूकोज यूनिट का वाला होता है। अब इसमें आते एमाइलोज जो होता है वो आपका हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है, उसमें समांतर आपका ग्लूकोज इस रूप में ग्लूकोज जो आपका अरेंज होता है वो हेलिकली अरेंज होता है, और ये आपका कुल स्टार्च में करीब 10 से 20% होता है, अर्थात जितना स्टार्च होता है टोटल उसका 10 से 20% जो होता है एमाइलोज के फॉर्म में होता है, जबकि 80 to 90% जो स्टार्च होते हैं कहीं स्टोरेज में वो आपका एमाइलोपेक्टिन के रूप में होते हैं। अर्थात प्रकृति हमेशा ये बात हमको समझाना चाहती है कि जितना ज्यादा हो सके आपको कॉम्पैक्ट रूप में काम करना है वो आपका। और कुछ हद तक हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो आपका ज्वाइंट फैमिली का बात करता है, मतलब एक घर में छोटे से या बड़े जो भी घर हो उसमें ढेर सारे लोगों का एक जगह पर रहना, ये आपका प्रकृति हमको इसको समर्थन देती थी। आज हमारा जो घर होता जा रहा है एकल फैमिली होता जा रहा है, और ये आपका जो है प्रकृति के इस रूल के खिलाफ है। और ये इसी कारण से आजकल भारत में जो है ना हर चीज में समस्या बढ़ा है। एक तो स्टूडेंट का आत्महत्या या किसानों का आत्महत्या बढ़ने में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा कि परिवार ज्वाइंट के जगह पर क्या हो गया, डिस्पर्स टाइप का हो गया, मतलब कि एकल परिवार हो गया, सिंगल फैमिली का बात होने लगा। जबकि पहले जो परिवार होता था ज्वाइंट फैमिली होता था, कई चचा कई बाबा या कई जो है ना पीढ़ियां एक साथ रहती थी और एक दूसरे के समस्याओं को आराम से एक दूसरे लोग मिलकर झेल जाते थे। तो खैर यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति क्या चाहती है कि हमेशा जो है ना कई लोग एक साथ एक जैसे आपस में मिलकर रहे। इससे क्या फायदा हो रहा है,
इससे फायदा ये होने वाला है कि उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। आप देख सकते हो एमाइलोज जो है वो आपका उसमें कम ग्लूकोज यूनिट है, तो कम मात्रा में होता है, 10 to 20% ही होता है स्टार्च का। जबकि जो ज्यादा कॉम्पैक्ट है जिसमें ढेर सारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो आपका 80 to 90% तक स्टार्च का होता है एमाइलोपेक्टिन। अब आपके दिमाग में आएगा कि एमाइलोपेक्टिन किस तरह का होता है। तो हम लोग बता रहे थे, अभी देखे थे कि एमाइलोज जो होता है वो रिंग फॉर्म में होता है, अनब्रांच्ड होता है और सामान्यतः सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और उसमें जो है ना वो आपका समांतर वो जो पेरिफेरल रीजन होता है स्टार्च का, उस रीजन में एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। तो एमाइलोपेक्टिन जो है ना पेरिफेरल रीजन में होता है, जबकि एमाइलोज जो होता है वो आपका सेंट्रल रीजन में होता है। अब यहाँ पर आगे जो बात करते हैं, ये आयोडीन के साथ जो है ना वो रिएक्शन करता है। कौन? एमाइलोज। अब आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो दिमाग में ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हम नहीं लिखे और अधिकांश जगहों पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आयोडीन में, आयोडीन के साथ कोई भी आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड रिएक्शन तभी करता है जब वो H2O में डिजोल्व हो सकता है। इसका मतलब ये आपका एमाइलोज जो है ना वो H2O के साथ जुड़ता है। H2O के साथ अगर नहीं जुड़ेगा तो आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, तो इसका मतलब स्टार्च जो है H2O के साथ जुड़ता है। तो खैर यहाँ पर जो है एमाइलोज जो है ना आपका ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो रेडिश ब्राउन या रेड वायलेट कलर देता है आयोडीन के साथ। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है आगे जब अगर हम बढ़ते हैं तो आपको कुछ एक जो शब्द आएगा ग्लाइकोजन वगैरह आएगा, पहले देख लेते हैं उसके बाद इसका फिगर देखेंगे। अभी आपको बता रहे थे एमाइलोपेक, थोड़ा सा पीछे आते, अभी पीछे में आपको बताए थे एमाइलोपेक्टिन के बारे में। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, जबकि एमाइलोज का फिगर भी बगल में आपको दिखाया है, रिंग रिंग, उसमें डॉट डॉट कुछ देख रहे होंगे आप, ये जो डॉट है वो ग्लूकोज है और वो जो लाइन है जिससे वो आपका जुड़ा हुआ है आपस में रिंग जैसा बनाया हुआ है वो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इधर देखिए बगल में ब्रांच आपको नजर आ रहा होगा और डॉट डॉट नजर आ रहा होगा। वो जो डॉट है ध्यान रखिएगा ग्लूकोज यूनिट है और वो जो लाइन है वो आपका आपस में जोड़े हुए है ग्लूकोज यूनिट को, मतलब कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जो ब्रांच होता है इसमें एमाइलोपेक्टिन में वो आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि जो मेन चेन होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो अगर स्टार्च में पूछेगा आपसे कि स्टार्च में किस प्रकार का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो सब में होता है, चाहे वो एमाइलोज हो चाहे एमाइलोपेक्टिन हो, लेकिन जो ब्रांच होता है उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। किसमें भाई? तो एमाइलोपेक्टिन में। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग बात करते स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन का। कुछ जो है फिगर वो स्टार्च का न तो देख लेते हैं। देखिए ये स्टार्च का आपका फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं एमाइलोपेक्टिन है ऊपर में, और एमाइलोपेक्टिन जो है इसमें आपका कैसे ब्रांच्ड हो जाता है वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। और आप थोड़ा सा कुछ कुछ एक और स्टार्च का फिगर देख लीजिए, ये स्टार्च ग्रेन्स है। अभी आपको बताए थे हम लोग ये बात को समझ लीजिए कि जो भी आपका फूड होता है, अधिकांश फूड में जो है ना स्टार्च होता है मेनली आपका इकट्ठा प्रोडक्ट के रूप में, और ये जो स्टार्च होता है ना वो ग्रेन्स के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि राइस है, तो राइस में आपका क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्स होता है और उसका शेप जो है ना आप देख सकते हैं, ये शेप आपको नजर आता है।
इसमें एक सेंटर कंसेंट्रिक रिंग्स पाए जाते हैं एक के ऊपर एक, और ये आपके हेक्सागोनल होता है प्रत्येक। तो ये रिंग फॉर्म में जो है ना यहाँ पर ग्रेन्स बनते हैं, स्टार्च ग्रेन। जबकि व्हीट का अगर बात करें तो वो आपका कुछ हद तक व्हीट के ही शेप में होते हैं और कंसेंट्रिक होते हैं, एक के ऊपर एक रिंग के रूप में बनता है। पोटैटो में अगर बात करें तो आपका जो है ना कुछ हद तक वो पान जैसा, कुछ पत्ता जैसा जो है ना वो आपका स्ट्रक्चर बनता है और कंसेंट्रिक होते हैं एक के ऊपर एक। उसमें जो बीच वाले में हम देखते हैं जो भी ग्रेन्स होते हैं, उसमें जो बीच का, सबसे बीच का जो होता है आपका वो कंसेंट्रिक रिंग के सेंटर जो होता है उसको हम लोग हाइलम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ग्रेन्स होते हैं उसका जो सेंट्रल होता है, सेंटर रीजन, वो ग्रोइंग रीजन होता है। सेंटर जो रीजन होता है वो ग्रोइंग रीजन होता है और उस ग्रोइंग रीजन को ही हाइलम कहते हैं। तो हाइलम क्या होता है? स्टार्च ग्रेन का सेंट्रल ग्रोइंग पॉइंट होता है या पार्ट होता है। अगला है बनाना, उसके बाद मेल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ स्टार्च ग्रेन को देख रहे होंगे। अगला है एमाइलोज। एमाइलोज जो है अभी आपको पीछे दिखाए थे, एमाइलोज का देख सकते हैं फिगर। एमाइलोज में आप जो है ना कैसे रिंग रिंग के रूप में अरेंज है, और डॉट डॉट से जो दिखाना चाह रहे हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसी तरह से नीचे फिर जो है ना आपको एमाइलोपेक्टिन का बात किए हैं। ये ध्यान रखिएगा, चाहे एमाइलोज हो चाहे एमाइलोपेक्टिन है, उसमें ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक होगा। जबकि जो ब्रांच होता है जो केवल और केवल एमाइलोपेक्टिन में पाया जाता है वो आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रूप में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये सेलुलोज का है बात, सेलुलोज जब देखेंगे तो वहां पर आ जाएंगे फिर से। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका करीब 30,000 जो है ना अल्फा ग्लूकोज का बना होता है। हम लोग पीछे भी देख रहे थे स्टार्च में भी, वो भी आपका अल्फा ग्लूकोज का ही बना हुआ था। और वो 30 था, वो उसमें आपका जो है ना काफी 2 लाख तक जो है ना 2 लाख तक जो है ना वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। यहाँ भी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है स्टेट चेन में। जबकि ब्रांच में जो है ना अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो ध्यान आपको रखना है कि ब्रांच जिसमें भी होगा, चाहे ग्लाइकोजन हो चाहे स्टार्च हो, वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रूप में ही होता है। नेक्स्ट है कि ये कुछ हद तक एमाइलोपेक्टिन के रूप में ही होता है, लेकिन उसके तुलना में इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है, इसलिए लोग इसको एनिमल स्टार्च भी कह देते हैं क्योंकि ये स्टार्च के जैसा ही होता है। अब अगला जो बात है, ये प्लांट के साथ साथ कुछ एनिमल के साथ साथ कुछ प्लांट्स में जैसे फंजाई है, ईस्ट है, उसमें भी पाया जाता है। और तो और कुछ आपके चावल जो होते हैं वैरायटी, उसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट जो है अगला बात जो करते हैं, मेनली एनिमल का आपका स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन कुछ एक आपका फंजाई, ईस्ट और चावल वगैरह में भी जो है ना कुछ में आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में देखा जाता है। ह्यूमन बीइंग का अगर बात करें तो आपका 2 अंग या 2 ऑर्गन्स जो है ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मुख्यतः। एक है आपका लीवर और दूसरा है मसल्स। लीवर जो होता है उसमें जो ग्लूकोज आपका स्टोर होता है वो आपका ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है या मेंटेन करने में मदद करता है। जबकि मसल जो होता है उसमें जो आपका स्टोरेज फॉर्म होता है वो आपका क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें आपका वो मदद करता है। नेक्स्ट जो बात है, समानता देखा ये जाता है कि जहां पर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर स्टोरेज जो है ना ज्यादा होता है ग्लाइकोजन का उस क्षेत्र में। अर्थात कहीं ना कहीं जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन या स्टोरेज के लिए स्टोरेज मैकेनिज्म में शामिल होता है।
ये आपका आयोडीन के साथ रेड कलर देता है। तो ये आप ग्लाइकोजन के बारे में था। कुछ एक फिगर है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो पीछे आते और कुछ फिगर को देखते हैं ग्लाइकोजन का। पीछे ये ग्लाइकोजन है। ये ग्लाइकोजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच के रूप में 1,6 अल्फा लिंकेज है या अल्फा 1,6 लिंकेज है। जबकि आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें 1 जो है ना आपका कहाँ है, ऊपर वाला है आपका चेन में, और नीचे जो है ना मेन चेन से 6 नंबर का लिंकेज है। जबकि जो आपका मेन चेन है उसमें जो आपस में जुड़े हुए हैं शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो आपका 1,4 अल्फा लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक और फिगर देखते हैं, स्टार्ट भी होगा इसमें। नहीं, स्टार्च है, स्टार्च को भी देख लीजिए। स्टार्च जो है ना यहाँ पर आपको एमाइलोपेक्टिन के रूप में और एमाइलोज के रूप में, नीचे वाला जो है वो एमाइलोज है, जबकि वो आपका ऊपर का जो स्टार्च देख रहे होंगे ये आपका एमाइलोपेक्टिन है। नीचे वाले को इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मेन चेन है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रूप में है, जबकि जो ब्रांच चेन है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रूप में है। ऐसा ही आपका ग्लाइकोजन में भी स्थिति था। नेक्स्ट जो बात करते हैं अब हम आ जाते, तो ये ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया। अब बात करते हैं हम सेलुलोज। हाँ, नेक्स्ट है इनुलिन का बात करते हैं। इनुलिन जो होता है वो 30 से 35 जो है ना फ्रुक्टोज यूनिट का बना होता है। और ये आपस में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो टाइप है वो है बीटा 2,1 टाइप का होता है। मतलब दूसरे नंबर कार्बन से शुरू होता है, एक नंबर कार्बन को जोड़ता है अगले आपका फ्रुक्टोज के साथ। ये आपका एनिमल में एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में ही केवल पाया जाता है। और समानतः प्लांट में भी कुछ एक प्लांट्स में ज्यादा होता है या उसी में मुख्यतः होता है, जैसे डहलिया के रूट में या ट्यूबर्स में आपको पाया जाएगा, या चिकोरी के भी जो है ना आपके ट्यूबर्स में होगा रूट में। जेरूसलम के जो है ना जेरूसलम आर्टिचॉक जो है उसके भी आपके ट्यूबर्स में या रूट्स में मिलेगा। ये जो है आपका कुछ के राइजोम्स में भी पाया जाता है। ये करता क्या है, स्टोर करता है फ्रुक्टोज को आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर, मतलब पॉलीमर है फ्रुक्टोज का। ये कॉमर्शियल, इसका उपयोग का अगर बात करें तो कॉमर्शियली जो हम लोग फ्रुक्टोज प्राप्त करते हैं वो फ्रुक्टोज आपका इनुलिन से ही प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ इसका उपयोग जो है ना आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ना है आपको। किडनी में हर एक निश्चित समय में, जैसे 1 मिनट में कितना आपका जो है ना फिल्ट्रेट बाहर निकलता है, या 1 घंटे में कितना फिल्ट्रेट बाहर निकलता है, वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। तो आपका 1 मिनट में जितना यूरिन बाहर, सॉरी यूरिन नहीं, फिल्ट्रेशन, जितना फिल्ट्रेशन हो पाता है वो जीएफआर मापने के लिए, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डालते हैं वहां पर, इनुलिन को। क्योंकि इनुलिन जो है ना वो आपका फिल्ट्रेशन के रूप में नहीं जा सकता, तो ये इससे क्या करते हैं, हम लोगों को ये मालूम चल जाता है कि किडनी का कितना फंक्शन, किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग सेलुलोज का। सेलुलोज जो होता है वो पर शायद यहाँ पर लिखे हैं हम, लेकिन समानता जो है ना इस संसार का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रकृति का। इसमें ये जो है ना स्टेट चेन के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर समानतः ये आपका डी फॉर्म में बीटा ग्लूकोज होता है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ये जो है कलरेशन नहीं देता, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता या वाटर के साथ नहीं जुड़ना चाहता, नहीं जुड़ता। तो ये आयोडीन के साथ कोई कलरेशन नहीं देता। जबकि अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि दोनों के दोनों, चाहे ग्लाइकोजन हो चाहे स्टार्च हो,
वो आपका आयोडीन के साथ कलर देता है। ग्लाइकोजन का अगर बात करें तो वो जो है ना आपका आराम से रेड कलर दे देता है, जबकि अगर आप स्टार्च का बात करो तो एमाइलोज में अलग कलर आएगा और एमाइलोपेक्टिन में अलग कलर आता है। अब आगे बढ़ जाते, सेलुलोज जो होता है वो आपका मैक्सिमम जो है वो प्लांट के फाइबर्स रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल होता है। जैसे देख लीजिए कॉटन जो होता है उसमें 90% तक जो आपका उसका हिस्सा होता है कॉटन का वो सेलुलोज होता है, जबकि वुड जो होता है सामान वुड जो होता है लकड़ी उसमें 50% तक जो उसका जो 50% तक जो हिस्सा होता है वो आपका आपका सेलुलोज से मेनली होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पूरे के पूरे प्लांट के कुल कार्बन का 50% हिस्सा सेलुलोज में होता है। किसी भी पौधे में जितना कार्बन होता है उसका 50% जो हिस्सा होता है, 50% जो भाग होता है वो आपका पाया जाता है कहाँ पर, सेलुलोज के फॉर्म में। अधिकांश जो होते हैं सेलुलोज मॉलिक्यूल वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक जो है ना टेंसिल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, और जो अंततः फिर बंडल के रूप में अरेंज होकर माइक्रोफाइब्रिल बनाता है। माइक्रोफाइब्रिल फिर से जो है ना बंडल में अरेंज होता है और मैक्रोफाइब्रिल बनता है। लेकिन समान रूप से किसी प्लांट सेल में या प्लांट बॉडी में सेलुलोज जो है ना सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में या सिंगल चेन के रूप में नहीं होता। जब भी सेलुलोज बनता है तो आपस में जुड़ जाता है और टेंसिल फाइबर बनाता है, या फिर ये क्या करता है, ये आपस में बंडल बनाकर माइक्रोफाइब्रिल्स या मैक्रोफाइब्रिल्स बना देता है। इसका ये जो आपका जो बंडल बनता है उसमें हेमिसेलुलोज शामिल होता है और पेक्टिन शामिल होता है। हेमिसेलुलोज जो है ना वो होमोपॉलीमर है जाइलोज का, जबकि पेक्टिन जो होता है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है अरेबिनोज का, ग्लैक्टोज का या ग्लैक्टुरोनिक एसिड का। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि पेक्टिन जो होता है वो आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड से जो बना होता है अरेबिनोज, ग्लैक्टोज और ग्लैक्टुरोनिक एसिड से, जबकि हेमिसेलुलोज जो होता है जाइलोज का एक प्रकार का जो है ना होमोपॉलीमर है। ये क्या करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स को आपस में जुड़ने में मदद करते हैं, पैकिंग में मदद करते हैं, और माइक्रोफाइब्रिल से मैक्रोफाइब्रिल निर्माण में मदद करते हैं। इसीलिए आप जिस भी सेल वाल में जाएंगे तो वहां पर पेक्टिन और हेमिसेलुलोज जो है वो सेलुलोज में पाया जाता है या मिलेगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेलुलोज का। क्या महत्व है सेलुलोज का? सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल का सेल वाल मटेरियल होता है, अर्थात जो प्लांट सेल होता है उसका सेल वाल सेलुलोज के कारण ही बनता है। ट्यूनिकेट्स में जाए, जैसे आपका ट्यूनिकेट्स अभी हम लोग पीछे एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर ट्यूनिकेट्स आया था। ट्यूनिकेट्स जो होते हैं उसमें ट्यूनिसिन जो होता है वो एनिमल सेलुलोज का ही एक रूप है, अर्थात कुछ एक एनिमल्स में भी ये आपके पाए जाते हैं। इसका कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होता किसमें, हम लोगों में। लेकिन हर्बीवोर्स अगर मैमल्स का बात करें तो उसमें रूमिनेंट का खास करके ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू देता है। हाँ, और ये उसमें क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, एनर्जी के सोर्स के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए उनमें अलग अलग व्यवस्था होता है। जैसे जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें आपका सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया पाया जाता है जो इसका फर्मेंटेशन करता है, जबकि इंसेक्ट्स जो होता है जैसे वुड कॉकरोच है या टर्मिट्स है उनमें अलग व्यवस्था होता है। तो कोई भी ऐसे मैमल्स नहीं है इस संसार में जो सेलुलोज को अपने से डाइजेस्ट कर सके या सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलोज एंजाइम को रखे। लेकिन जो भी आपके पागुर करने वाले जानवर हैं जैसे गाय भैंस वगैरह है, बकरी वगैरह है,
या फिर आपके ये खरगोश वगैरह है, तो वो जो सेलुलोज को अपने एनर्जी सोर्स के रूप में जो यूज करता है, वो इस कारण से कर पाता है कि सेलुलोज का वो डाइजेशन करने में सक्षम होता है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता। उसके लिए उसमें उसके स्टोमक में सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, या फिर सीकम में, जैसे कि आपका खरगोश के सीकम में पाया जाता है, लार्ज स्वाइन के पहले पार्ट में। अब वहां पर जो है ना फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो होता है, फर्मेंटेशन करता है सेलुलोज का, फर्मेंटेशन करके उसे तोड़ देता है, और तब जो है ना सेलुलोज डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो पागल करने वाले जानवर हैं उनके कहाँ स्टोमक में, इसीलिए जो भी आपके पागल करने वाले जानवर होते हैं वो आपके अपने भोजन को पहले स्टोमक में ले लेते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उसका जो है ना उसको दोबारा माउथ में लाकर उसको क्या करते, क्रश करते, क्योंकि सेलुलोज जो है ना वहां पर वो जो भोजन था उनका, उसके सेलुलोज को उसका जो बैक्टीरिया है आपका स्टोमक में, वो डाइजेस्ट करता है उसको फर्मेंटेशन के द्वारा, और दोबारा लाकर उसको फिर क्या करते हैं, चबा जाते, जिससे क्या होता है, वो आपका जो सेलुलोज टूटा हुआ था वो ग्लूकोज के रूप में, या फिर छोटे छोटे जो है ना डाइसेक्राइड्स या ट्राइसेक्राइड्स के रूप में उनको अंदर चला जाता है, और डाइजेशन का हो पाता है पूरी तरह से। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में तो ये हो ही नहीं सकता। वुड कॉकरोच जो होता है, वुड कॉकरोच जो है ना वो खुद आपका सेलुलेज इंजाइम देता है। तो वुड कॉकरोच जो है ना, वो आप जो लकड़ियों को खाने वाला कॉकरोच होता है, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से खुद जो है ना वो सेलुलोज निकालता है, और उस सेलुलोज का डाइजेशन, सेलुलोज के मदद से सेलुलोज का डाइजेशन कर लेता है। जबकि अगर टर्मिट का बात करें, दीमक का बात करें, तो उसमें आप पीछे भी पढ़े होंगे, ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोअस होता है, यूनिसेलुलर जो है ना एनिमल है, जो उसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और वो क्या करता है, उसमें आपका डाइजेशन में सेलुलोज एंजाइम देकर डाइजेशन में मदद करता है, ट्राइकोनिम्फा। हमारे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये रफेज के रूप में काम करता है। रफेज के रूप में काम करते हुए हमारे पेरिस्टालसिस को नॉर्मल बनाता है, अर्थात गट को सामान्य काम करने में मदद करता है। पेरिस्टालसिस शायद आपको याद होगा, गट में रिदमिक जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे भोजन आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। तीसरा जो काम है सेलुलोज का, वो क्या है, माइक्रोब्स जो है उसको सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है, और इसको बदलकर हम लोग इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसीटोन या मीथेन वगैरह जो है ना वो आपका प्राप्त करते हैं फर्मेंटेशन कराकर। तो ये आपका सेलुलोज जो है वो सोर्स है कुछ एक आपका इंडस्ट्रियल उत्पाद का, जैसे इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल वगैरह का। अब आगे हम बढ़ जाते, ये आपका जो है ना सेलुलोज का एक फॉर्म दिखाते हैं। देखिए सेलुलोज मॉलिक्यूल जो इसमें है वो आपका क्या हुआ है, आपस में ज्वाइंट हो जाता है, और ज्वाइंट होकर एक लंबा फाइबर बनाता है जिसे टेंसिल फाइबर कहते हैं। और ये आपस में जुड़ने के बाद जब टेंसिल फाइबर बन जाता है तो फिर वो आपस में एक पैकिंग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और पैकिंग करके माइक्रोफाइबर बनाता है, जो आप हेमीसेलुलोज, पेक्टिन के मदद से मैक्रोफाइब्रिल्स और अंततः प्लांट सेल वॉल का निर्माण करता है। आगे बढ़ जाते नेक्स्ट। हाँ, सेलुलोज का जो अगला महत्व है, सेलुलोज जो होता है अल्कली या बेस में डालने पर सेलुलोज जैंथेट के रूप में बदल जाता है, और ये जो सेलुलोज जैंथेट होता है वो रियान उससे बनाया जाता है, या आर्टिफिशियल सिल्क हम बना सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एक लोग जो है ना वो रियान को ही आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं, लेकिन रियान से जो है ना आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो सेलुलोज जैंथेट से रियान और आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जा सकता है रियान से। प्लस सेलोफेन जो है ना शीट बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग कई एक्सपेरिमेंट में करते या कुछ एक चीजों को ढकने में करते हैं। अब ये इसका जो प्योर पल्प होता है, मतलब केवल सेलुलोज उसमें मुख्यतः हो,
तो उसको हम लोग ऊँट से प्राप्त करके और पेपर बनाते हैं। तो पेपर बनाने में जो आपका बढ़िया जो पेपर जो बनता है अच्छे क्वालिटी का, वो मुख्यतः सेलुलोज के पल्प से ही बनता है। अब जो प्योर फॉर्म में पाया जाता है, जब सेलुलोज को एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एसिटिक एसिड जब हम सेलुलोज पे डालते हैं तो सेलुलोज एसीटेट बनता है, और ये सेलुलोज एसीटेट जो है ना, उससे सेलुलोजिक प्लास्टिक बनाया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लस शैटर प्रूफ ग्लासेस बनते हैं। शैटर प्रूफ ग्लास आप लोग जानते होंगे शायद, वैसा ग्लास जिसको अगर ढेला मारा जाए या जिस पर जो है ना अगर पत्थर फेंका जाए तो क्या होता है, वो बिखरता नहीं है बल्कि वो उसी जगह पर गिर जाता है। हाँ, वो आपका अभी आजकल के जो गाड़ियां होती हैं उसमें शटर प्रूफ ग्लास रखते हैं, अर्थात उस अगर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए तो ग्लास के जो टुकड़े हैं वो चेहरा पर न लगे, बल्कि जिस जगह पर ग्लास लगा हुआ है उसी जगह पर क्या होता है, बिखर जाता है। वो आपका सब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर उसी जगह गिर जाता है। वो आपका क्या होता है, फैलता नहीं है, वो बिखरता नहीं है। तो ये शटर प्रूफ ग्लास जो है ना, वो बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, सेलुलोज एसीटेट का। प्लस फैब्रिक बनाए जाते हैं, और तो और फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है वो भी इससे बनता है। अगला जो है बात है, सेलुलोज को नाइट पर अगर नाइट्रिक एसिड डाल दिया जाए तो सेलुलोज नाइट्रेट बनता है, और ये जो सेलुलोज नाइट्रेट है वो प्रोपेलेंट में एक्सप्लोसिव के रूप में यूज किया जाता है। तो प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव के रूप में यूज करते हैं हम लोग। अगला है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अगर हम प्राप्त करें, मतलब कि सेलुलोज के साथ अगर कार्बोक्सी ग्रुप और CH3 ग्रुप जो है ना, मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो एक इमल्सिफायर प्राप्त होता है, और ये जो इमल्सिफायर होता है आइसक्रीम में, शैम्पू में या कॉस्मेटिक वेयर में डाला जाता है। इमल्सिफायर समझते होंगे, वो जेली लाइक मटेरियल्स प्राप्त होता है। अगला है कॉटन में, लाइनेन में या जूट में जो है ना काफी हाई परसेंटेज में सेलुलोज पाया जाता है, और ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब कि कपड़ा उद्योग में ये उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स का। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो है ना, और रियली में पॉलीमर होता है या तो मोनोसेकेराइड्स का डेरिवेटिव्स का, या एक से ज्यादा प्रकार के मोनोसेकेराइड्स का। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका काइटिन है, अगर है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, म्यूकोप्रोटीन्स हैं, वो इसमें आते हैं। पहले काइटिन का हम बात करते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक केमिकल दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो काइटिन है। ये आप एक प्रकार का कैसा है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड से, और ये बना किसका होता है सो देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स होता है जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाग के बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जुड़ने से बनता है। तो रियली में ये नाग का होमोपॉलीमर है, लेकिन चूंकि नाग एक तरह का अमीनो शुगर है इसलिए इसको हम लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कर देते हैं। ये आपका सेलुलोज के जैसा ही होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। यहाँ पर जो है ना स्ट्रेट अनब्रांच चेन के रूप में होता है, जबकि सेलुलोज में भी हम लोगों ने देखा कि वो भी आपका स्ट्रेट अनब्रांच चेन के रूप में होता है। ये आपका एक्सोस्केलेटन बनाता है आर्थ्रोपोड्स में, मतलब कि अगर आपको याद हो तो इंसेक्ट्स में इसका कॉमन उदाहरण है, और फंजाई वगैरह में भी जो है ना इसका आप ये क्या करता है, एक सेल वाल बनाता है। ये इम्परवियस होता है वाटर के लिए, और काफी मजबूत और इलास्टिक होता है, जिससे उसे जो है ना वो क्या करता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इम्परवियस होने के कारण ये वाटर के लॉस को रोकता है, जिससे आपका एडवर्स कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म के बने रहने का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। पेक्टिन जो है वो आपका पॉलीमर होता है ग्लैक्टोज का या ग्लैक्टुरोनिक एसिड का। साथ ही साथ इसमें कुछ एक पेंटोज शुगर होते हैं, एर्बिनोज जिसमें प्रमुख है, और रैमनोज वगैरह भी जो है ना वो आपका पाया जाता है, जो है कि एक तरह का हेक्सोज है। लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट अगर बात करें तो मुख्यतः इसमें ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टुरोनिक एसिड होता है, और अरेबिनोज होता है। जो भी आपके इसके आपस में जो जुड़े होते हैं
वो सब के सब 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रूप में होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ग्लैक्टुरोनिक एसिड जो है ना, इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ये जो है आपका पेक्टिन जो है तो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कारण से कि एक तो सेल वॉल के निर्माण में वो आपका सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रेंस और जो है ना अरेंजमेंट में मदद करता है, पैकिंग में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो आपका प्लांट सेल वॉल है, उसमें जो मिडिल लैमेला होता है, उसमें आपका उसके निर्माण में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। प्लस अधिकांश फलों में आप देखोगे तो ये आपका क्या करता है, पल्प पकने के बाद जो है ना फल कैसे हो जाते हैं, वो मुलायम सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसका रीजन क्या है कि मिडिल लैमेला उसका क्या होता है, वो आपका डिग्रेड होने लगता है, तो सेल्स जो है ना मूवेबल होने लगते हैं, जिसके चलते वो सॉफ्ट हो जाता है। कुछ फल जो है ना, जैसे एप्पल है, लेमन है, उसके पल्प में भी ये आराम से आपको नजर आता है। इसका आपका देखा ये जाता है कि ये सॉल्जर इंटरचेंज दिखाता है, मतलब कि ये सॉलिड और जो है सो जेली रूप में कन्वर्ट होता रहता है। कॉमर्शियली इसको हम लोग जेली एजेंट के रूप में, जेलिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, मतलब कि आपका उस लसलसा पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। आप कई कई चीजों में इसको डाला जा सकता है या डाला जाता है। अगर जो है वो ऑब्टेन होता है रेड अलगी से, इसको अगर या अगर अगर भी कहते हैं। और इस प्लांट से, जिस प्लांट से ये निकाला जाता है, मतलब जिस अलगी से निकाला जाता है, उसे एगेरोफाइट्स कहते हैं। एगेरोफाइट्स में कॉमनली आपका रोडोफाइटा होता है, मतलब रेड अलगी होता है जिससे ये निकाला जाता है। कुछ एक प्रमुख रेड अलगी जिससे ये प्राप्त होता है उसका नाम है ग्रेसिलेरिया, गिगर्टिना और जिलेडियम। ये जो जेलिडियम है, ये तीनों जो है ना, ये आपके प्रमुख सोर्स हैं अगर का। ये ग्लैक्टोज का आपका पॉलीमर होता है, ये वाटर के साथ मिलकर जेल फॉर्म बनाता है और कई चीजों में उपयोग किया जाता है। अगर अगर पहला तो कि ये न्यूट्रिटिव होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, तो इसको कल्चर मीडियम के रूप में हम लोग यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जैसे बैक्टीरिया वगैरह है उसको डेवलप करने के लिए, या फंजाई को डेवलप करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मुख्यतः बैक्टीरिया के लिए जो है इसका, और प्लांट टिश्यू में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इसे हम ये नेचुरल आपका क्या है, कल्चर मीडियम के रूप में या न्यूट्रिटिव मीडियम के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे हम जेलिंग एजेंट के रूप में भी आइसक्रीम में, मेडिसिन में, पेंट में, कई सारे चीजें हैं जिसमें इसको हम लोग डालते हैं एक मीडियम रूप में। ये लग्जेटिव और स्टेबलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है, दवाओं में स्टेबलाइजर के रूप में, या फिर आपके कंस्टिपेशन को हटाने के लिए लग्जेटिव के रूप में इसको अगर लिया जाए तो क्या करता है, वाटर को ये पकड़ के रखता है, इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है, जिससे जो आपका कंस्टिपेशन है वो आपका दूर होता है। तो ये कुछ एक जो है हम लोग अभी देख रहे थे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। अब ये जो काइटिन देखे थे उसका एक फिगर है, काइटिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। हाँ, और ये जो काइटिन है, जो आप इसमें रिपीटिंग यूनिट जो होता है एन एसिटाइल बीडी ग्लूकोसामीन है। आप देख लीजिए वो जो प्रत्येक है ना, उसमें आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, जो कि मॉडिफाइड शुगर है। नेक्स्ट देखते, अब जो है सो